learners, I hope you all are doing good. This is Ashish Kumar once again. Welcome you all to WSCube Cyber Security. Learners, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं all about HTTP headers. हम समझेंगे कि HTTP headers exactly है क्या, क्यों इनकी जरूरत है, वेबसाइट्स में ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट वेब सिक्योरिटी में कितना जरूरी रोल प्ले करते हैं. लर्नर्स, कई वेबसाइट केवल इस रीजन से कॉम्प्रोमाइज हो जाती है बिकॉज वहां में जो HTTP रिक्वेस्ट होती है उसमें एक सही हेडर यूज या तो नहीं लिया गया या गलत तरीके से यूज ले लिया. इसका मतलब इन हेडर्स का वेब सिक्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और वेबसाइट्स में कमियां ढूंढने में भी यही हेडर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इन्हीं हेडर्स के अंदर हम कुछ ऐसे मैनिपुलेशंस करते हैं, कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस करते हैं जिसकी वजह से वेबसाइट्स में हम डिफरेंट तरीके के बग्स एक्सप्लोर कर पाते हैं. अब चाहे हम एक्सेस की बात करें, एसक्यूएल इंजेक्शन की बात करें, चाहे हम CSRF की बात करें, CORS की बात करें या किसी भी अटैक की बात करें, करीब हर अटैक हेडर्स पे परफॉर्म करे जा सकते हैं और कुछ अटैक्स के नाम हेडर्स पे ही है, जैसे होस्ट हेडर अटैक. इन सभी अटैक्स के बारे में हम आगे आने वाली क्लासेस में जरूर पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए हमें जरूरी है अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना. अब लर्नर्स, इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम देखेंगे HTTP हेडर के बारे में कि HTTP हेडर एग्जैक्टली है क्या, और उसके साथ साथ देखेंगे कुछ जनरल हेडर्स ताकि आप लोगों को HTTP हेडर की डेफिनेशन समझने में सपोर्ट मिले. हम बात करते हैं HTTP हेडर की. एग्जैक्टली HTTP हेडर्स क्या होता है. सो नाउ व्हाट आर HTTP हेडर्स. तो अगर हम बात करें एक HTTP रिक्वेस्ट पैकेट की तो वहां पे भी हमें HTTP हेडर्स देखने को मिलते हैं. अगर हम बात करें एक HTTP के रिस्पॉन्स पैकेट की तो वहां पे भी हमें ये हेडर्स देखने को मिलते हैं. कुछ हेडर्स इधर लिखे हैं, कुछ हेडर्स आपको यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं. ये हेडर्स एग्जैक्टली है क्या. हेडर्स की डेफिनेशन हमें बताती है हेडर्स आर की वैल्यूज पेयर्स सेंट इन HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज. अब हेडर्स ओवरऑल एग्जैक्टली क्या है इसको हम अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे. एग्जाम्पल के तौर पे हेडर्स कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनका काम फिक्स है कि इनमें एग्जैक्टली क्या वैल्यूज आनी चाहिए. इन पैरामीटर्स का नाम बदलने का कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि हर पैकेट में इन हेडर्स का होना या इन पैरामीटर्स का होना कंफर्म है. तो ऐसे ही हेडर्स को या ऐसे पैरामीटर्स, आप सोचिए एक पैकेट में कुछ ऐसा डेटा जिसका होना फिक्स है, तो उसके लिए बार बार अलग अलग पैरामीटर्स क्यों डिफाइन करा जाए जिसका नाम भी फिक्स है. हर पैकेट में एक इस नाम के अंदर ये डेटा आएगा, ये बात कंफर्म है. एक फॉर्मेट है पैकेट का और वो फॉर्मेट फिक्स है कि इसमें ये चीज़ ऐसे ही होगी. तो अगर कुछ चीज़ें फिक्स हैं तो उन्हें हम हेडर्स बना दिए. तो अगर कुछ पैरामीटर्स ऐसे फिक्स हैं तो उन्हें हमने HTTP में हेडर्स बना दिया. अब इन हेडर्स में क्या होता है कि सर इनका नाम फिक्स रहता है, कंफर्म है कि इनके अंदर क्या डेटा आएगा, बस डेटा बदलता जाता है. जैसे होस्ट नाम का हेडर है. अब होस्ट नाम के हेडर में उस डोमेन का नाम आता है, उस सर्वर का नाम आता है जिसे हम रिक्वेस्ट पैकेट भेज रहे हैं. तो ये नाम बदलता जाएगा बट होस्ट हेडर तो फिक्स है. एक पैकेट के फॉर्मेट में ये चीज तो होनी चाहिए ना कि पैकेट जा कहाँ रहा है. तो जब भी आप बातचीत करते हैं कुछ ऐसा डेटा था जो उस पैकेट में होना कंपलसरी था, कुछ ऐसा डेटा था जो उस पैकेट में होना ही होना चाहिए था, और उस डेटा को हेडर्स के अंदर स्टोर करा गया. उस डेटा को स्टोर करने के लिए हेडर्स बना दिए गए, यानी कुछ फिक्स नाम रख दिए गए. अगर मैं बात करूं रिक्वेस्ट पैकेट की तो आप देख सकते हो होस्ट हेडर है, यूजर एजेंट है, एक्सेप्ट हेडर है, कंटेंट लेंथ नाम का हेडर है जो दोनों जगह काम आ जाता है वैसे तो, लेकिन उसके अलावा भी कई सारे हेडर्स है. एक्सेप्ट लैंग्वेज है, एक्सेप्ट इनकोडिंग है, यूजर एजेंट है, ये सारे क्या है, ये सब हेडर्स हैं सर. और इन सब में डेटा क्या आता है ये फिक्स है. और अगर आपको आइडिया हो तो लास्ट क्लास में जब हम HTTP पढ़ रहे थे, लास्ट वीडियो में जब हम HTTP पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने HTTP रिक्वेस्ट हेडर भी देखे थे, HTTP रिस्पॉन्स हेडर्स भी देखे थे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पैकेट के अंदर. तो इसका मतलब सर जब भी आप वेबसाइट पे बातचीत करते हो वो सारा डेटा जो फिक्स है कि ट्रांसफर होना ही होना है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, वो सारा डेटा हेडर्स के अंदर स्टोर करा जाता है. अब देखा जाए तो हेडर्स तो पैरामीटर्स ही कहलाएंगे ना, कुछ ऐसे पैरामीटर्स जिनके अंदर डेटा लिखा हुआ है और उस डेटा को हम मैनिपुलेट करते हैं, उस डेटा को हम मॉडिफाई करते हैं. उस पैरामीटर के अंदर लिखी हुई वैल्यू के साथ हम अलग अलग तरीके के अटैक्स करते हैं. कभी अपना कोई प्रोग्राम वहां लिख देते हैं, कोड इंजेक्शन करते हैं, कमांड इंजेक्शन करते हैं, कभी कभार हम उसके फंक्शंस को खराब करने की कोशिश करते हैं. ये सारे ही अटैक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हेडर्स पे परफॉर्म करे जाते हैं. और लर्नर्स, एक नॉर्मल पैरामीटर के कंपैरिजन में, जैसे लॉगिन पेज में यूजर नेम और पासवर्ड नाम का पैरामीटर होगा जिसमें यूजर नेम स्टोर होगा, पासवर्ड स्टोर होगा, उसके कंपैरिजन में हेडर्स में कमियां मिलने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि इस यूजर नेम और पासवर्ड वाले पैरामीटर पे डेवलपर्स ध्यान देंगे. उन्हें पता है यहाँ अटैक ज्यादा होंगे तो वो उन्हें सिक्योर करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहाँ कमी मिलने के चांसेस ज्यादा हैं. अगर आपको पैरामीटर वर्ड में कंफ्यूजन हो रहा है कि सर एग्जैक्टली पैरामीटर क्या है, तो इसे मैं समझाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि हमने यहाँ पे लिखा a = 5 + 10. अब यहाँ पे पैरामीटर क्या है, तो सर पैरामीटर है a, यानी
ए वो डेटा है या ए वो ऑब्जेक्ट है जो अपने अंदर डेटा स्टोर कर रहा है ना। एक ऐसी एंटिटी जो अपने अंदर डेटा लेके चल रही है, 5 + 10 15 हो गया, 15 ए के अंदर स्टोर हो चुका है, ए जो है वो 15 नाम का ये वैल्यू जो है वो लेके चल रही है, तो ए हमारा पैरामीटर है। इसका मतलब हर वो एंटिटी आप कह लो जो अपने अंदर डेटा स्टोर कर रही है, अपने साथ डेटा लेके चल रही है, उसे हम पैरामीटर कहते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि अगर आज मेरे सामने एक लॉगिन पेज है, यहाँ पे यू नाम का एक पैरामीटर है जिसके अंदर मैंने अपने यूजर नेम लिखा आशीष, फिर पी लिखा हुआ है जिसके अंदर मैंने अपना पासवर्ड लिखा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास कितने पैरामीटर्स हैं, 2 पैरामीटर्स हैं, यू और पी। इन पैरामीटर्स में वैल्यूज क्या है, इन पैरामीटर में डेटा क्या लिखा हुआ है, यू के अंदर आशीष लिखा हुआ है, पासवर्ड में शायद 1 2 3 4 लिखा हो, तो ये हमारे पैरामीटर्स कहलाते हैं। कुछ फिक्स पैरामीटर्स को हेडर्स बना दिया गया जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। होस्ट हेडर है, एक्सेप्ट लैंग्वेज है, एक्सेप्ट इनकोडिंग है, कंटेंट टाइप है, कंटेंट लेंथ है, सर्वर नाम का हेडर है जो सर्वर के काम आता है ना, कंटेंट टाइप और कंटेंट यहाँ भी मेंशन करा हुआ है। इसे और अच्छे से चेक करने के लिए हम कुछ जनरल हेडर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सवाल है कि जनरल हेडर्स होता क्या है, तो लर्नर्स जनरल हेडर्स वो हेडर्स हैं जो रिक्वेस्ट पैकेट में भी देखने को मिलते हैं और रिस्पॉन्स पैकेट में भी देखने को मिलते हैं। अब रिक्वेस्ट पैकेट और रिस्पॉन्स पैकेट दोनों में यूज होने वाले हेडर्स को जनरल हेडर्स कहते हैं, जो सर दोनों जगहों पे अपनी वैल्यूज या अपना काम जो है वो दे रहे हैं, अपना रोल दोनों जगहों पे प्ले कर रहे हैं। जनरल हेडर में पहला हेडर है कनेक्शन हेडर। ये क्या बता रहा है, जैसा हमने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा था, लास्ट वीडियो में पढ़ा था, कनेक्शन हेडर बता रहा है टेल्स टू क्लोज और ओपन टीसीपी कम्युनिकेशन ऑन बिहाफ ऑफ एचटीटीपी ट्रांसमिशन। हमें पता है कि सर जब भी हम कोई भी वेबसाइट चलाएंगे तो हम किस प्रोटोकॉल की मदद से चलाएंगे, एचटीटीपी से। यानी एचटीटीपी मेरी मशीन से बने हुए पैकेज में जो भी चीज़ मांगूंगा उसे एक पैकेट में बनाकर, एक अच्छे से ड्राफ्ट में बनाकर सेंड करेगा सर्वर को। सर्वर जो मुझे रिप्लाई देगा, एचटीटीपी उसे मैनेज करेगा, उसे अच्छे से क्रिएट करेगा, एक पैकेट बनाएगा और मुझे भेजेगा। मेरे और सर्वर के बीच में होने वाली सारी बातचीत किसकी मदद से हो रही है, एचटीटीपी की मदद से हो रही है, क्योंकि एचटीटीपी हमारे मैसेजेस को अच्छे से ड्राफ्ट करके, अच्छे से एक पैकेट में स्टोर करके सेंड कर रहा है। यह एचटीटीपी का मेन वर्क है। अब एचटीटीपी हमारे बीच में होने वाली सारी बातचीत मैनेज कर रहा है, लेकिन क्या दो यूजर्स, यानी एक नॉर्मल यूजर और एक सर्वर, दो यूजर्स तो हैं, क्या ये दो डिवाइसेस, क्या ये दो यूजर्स बिना कनेक्शन बनाए बातचीत कर सकते हैं? सर नेटवर्किंग के रूल्स के हिसाब से ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बिना कनेक्शन बनाए आपस में डेटा शेयर नहीं कर सकते, बिना कनेक्शन बनाए आपस में बातचीत नहीं कर सकते। वो कनेक्शन कैसे बनता है? वो कनेक्शन बनता है टीसीपी प्रोटोकॉल की मदद से, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की मदद से। एचटीटीपी क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टीसीपी की मदद से होता यह है कि एचटीटीपी टीसीपी को बताता है कि सर मुझे सर्वर से बात करनी है, कनेक्शन बनाओ। टीसीपी फॉलो करता है 3 वे हैंडशेक को, 3 स्टेप्स की मदद से टीसीपी कनेक्शन बना देता है। ये प्रोसेस शायद आपने हमारी नेटवर्क स्कैनिंग वाली या नेटवर्किंग वाली वीडियोस में समझा होगा। फिलहाल टीसीपी ने क्या करा, यूजर ए और सर्वर के बीच में कनेक्शन बना दिया। अब क्योंकि कनेक्शन बन चुका है तो ये जो डेटा चाहे वो शेयर कर सकते हैं। अब एचटीटीपी अपने रिक्वेस्ट पैकेट बना रहा है, रिस्पॉन्स पैकेट बना रहा है और वो आपस में शेयर कर रहा है, यानी ये ट्रांजेक्शन्स हो पा रहे हैं कनेक्शन बनने के बाद। बट क्या इस कनेक्शन को बना के रखना है, क्या इस कनेक्शन को तोड़ना है, कब इस कनेक्शन को तोड़ना है, ये बातें टीसीपी को कौन गाइड करेगा? उसने तो कनेक्शन बना दिया, बट कब कनेक्शन तोड़ना है या कब एक्टिव रखना है, ये चीज़ उसे डिफाइन भी तो करनी पड़ेगी। तो वो करने में कनेक्शन हेडर हमारे काम आता है। ये टीसीपी को बताता है कि कब कनेक्शन को एक्टिव रखना है, कब कनेक्शन को तोड़ देना है। तो जैसे ही हम पैकेट भेजते हैं कनेक्शन तोड़ दिया जाता है, फिर सामने वाले को अगर रिप्लाई भेजना हो फिर से कनेक्शन बनाता है, फिर से पैकेट भेजता है। इस तरीके से एचटीटीपी अपनी बातचीत करने के लिए टीसीपी की मदद से कनेक्शन बनाता है और कनेक्शन हेडर हमारे काम आता है टीसीपी को डिफाइन करने में कि कब कनेक्शन बनाना है और कब कनेक्शन तोड़ना है। उसके बाद हमारे पास आता है लर्नर्स कंटेंट इनकोडिंग। देखा जाए तो ये कंटेंट इनकोडिंग जो है ये काफ़ी हद तक एक सर्वर बेस्ड हेडर ही है, क्योंकि रिक्वेस्ट में, मतलब ये एक रिस्पॉन्स हेडर है, रिक्वेस्ट हेडर में हमारे पास आता है एक्सेप्ट इनकोडिंग, जिसमें हम सर्वर से कहते हैं कि सर हम यही टेक्नोलॉजी जो है एक्सेप्ट करते हैं, तो आप इसी टेक्नोलॉजी में रिप्लाई दें। जब सर्वर रिप्लाई देता है तो वो कंटेंट इनकोडिंग में बताता है कि सर मैं इस टाइप का रिप्लाई आपको दे रहा हूँ। तो कंटेंट इनकोडिंग की डेफिनेशन क्या कह रही है, स्पेसिफाई व्हाट काइंड ऑफ इनकोडिंग इज बीइंग यूज्ड gzip और डेफिनेट, यानी जो भी मशीन इनकोडिंग यूज लेगी वो कौन सी इनकोडिंग यूज ले रही है। ज़्यादातर तो सर्वर से ऐसा रिस्पॉन्स आता है, बट क्लाइंट से भी ऐसा रिस्पॉन्स जा सकता है। तो मेनली क्योंकि सर्वर से रिस्पॉन्स आता है तो सर्वर हमें क्या बता रहा है कि अगर उसने डेटा को सिक्योर करा तो कौन सी टेक्नोलॉजी में करा। क्योंकि एक्सेप्ट इनकोडिंग नाम के हेडर की मदद से हमने सर्वर को डिफाइन करा था कि हम तो ये gzip और डेफिनेट दो ही टेक्निक सपोर्ट करते हैं। अगर उनने इन दोनों में से किसी एक टेक्निक में इनकोडिंग करी है या कोई थर्ड
सर्विस की इनकोडिंग भी करी है तो वो हमें यहाँ पे डिफाइन जरूर करेगा। तो कंटेंट इनकोडिंग हमें क्या समझा रहा है, आपको बता रहा है कि आपकी वेबसाइट में आपकी रिस्पॉन्स में कौन सी इनकोडिंग अप्लाई करी गई है। फिर आता है कंटेंट लेंथ, जो दोनों जगह देखने को मिलेगा। ये बता रहा है कि भाई अगर यूजर ए ने सर्वर को कोई पैकेट भेजा है तो उस पैकेट में कितना डेटा भेजा है। अगर सर्वर ने यूजर ए को कोई रिप्लाई भेजा है, रिस्पॉन्स भेजा है, तो उस रिस्पॉन्स में कितना डेटा भेजा, उस डेटा की लेंथ को कंटेंट लेंथ काउंट करता है। इसकी डेफिनेशन क्या करिए, स्पेसिफाइज द लेंथ ऑफ द मैसेज बॉडी। बाय डिफॉल्ट ये बाइट्स में काम करता है, जब तक मेंशन ना करा जाए बाय डिफॉल्ट जितना भी डेटा भेजे हो उसे बाइट्स में ही ये काउंट करता रहेगा। यानी इसने क्या कहा कि अगर आपने रिक्वेस्ट भेजा है, वहां पे लिखा हुआ है कंटेंट लेंथ में 32, इसका मतलब आपने 32 बाइट्स का डेटा भेजा है। आपके रिक्वेस्ट पैकेट में जो भी डेटा आपने लिखा था वो 32 बाइट्स का है। अगर सर्वर ने मुझे रिस्पॉन्स दिखा है, वहां पे लिखा है 132, इसका मतलब सर्वर ने मुझे 132 बाइट्स का रिप्लाई दिया है। आई होप सभी को समझ आया होगा। फिर आता है सर कंटेंट टाइप। अब चाहे मैंने सर्वर को कोई डेटा भेजा है या सर्वर ने मुझे कोई डेटा भेजा है, वो डेटा किस टाइप का है। क्या वो डेटा पूरा टेक्स्ट है, नॉर्मल लिखा हुआ कोई मैसेज है, क्या उसमें मैंने HTML के कुछ कोड्स लिखे हैं यानी वो एक HTML टाइप का भी डेटा है, या उसमें मैंने XML की कोई प्रोग्रामिंग करी है तो उसका टाइप XML भी है। तो आपने जो पूरा मैसेज लिखा है उसमें जो जो टेक्नोलॉजीज यूज हुई है, अगर वो HTTP है तो HTTP, CSS, बूटस्ट्रैप, अगर XML है तो XML, साथ ही साथ नॉर्मल टेक्स्ट है तो वो भी, अगर इमेज भेजी है तो वो भी, ये सारा टाइप आपकी कंटेंट में जो भी डेटा लिखा है उस डेटा के सारे टाइप को इस हेडर के अंदर डिफाइन करा जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है, स्पेसिफाइज टाइप ऑफ कंटेंट इन द मैसेज बॉडी, इट कुड बी टेक्स्ट, इट कुड बी HTML, और जो भी टेक्निक्स आप यूज ले रहे हो वो सारी यहाँ पे मेंशन करी जा सकती है एक ही बार में। फिर आ रहा है ट्रांसफर इनकोडिंग, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हेडर है, एक स्पेशल हेडर है। ट्रांसफर इनकोडिंग की डेफिनेशन कह रही है, स्पेसिफाइज एनी इनकोडिंग ऑन द मैसेज बॉडी ओवर HTTP used to specify chunked encoding। अब what is chunked encoding, chunked encoding क्या है और ट्रांसफर इनकोडिंग क्या है। सर कई बार ऐसा होता है कि या तो आप सर्वर को कोई ऐसा फाइल या कोई ऐसा पैकेट भेज रहे हो जिसमें बहुत सारा डेटा है, एक बहुत बड़ा पैकेट है जो एक बार में तो नहीं जा सकता। ऐसा भी हो सकता है कि सर्वर मुझे अपनी वेबसाइट भेज रहा है या सर्वर मुझे कोई ऐसा डेटा भेज रहा है जिसकी लेंथ बहुत बड़ी है और वो पूरा का पूरा पैकेट एक बार में नहीं भेजा जा सकता। तो ऐसे में हम एक यूनिक इनकोडिंग वहाँ अप्लाई करते हैं, हम फॉलो करते हैं चंक्ड इनकोडिंग की टेक्नोलॉजी को, टेक्निक को, जो कहता है कि आपके पैकेट को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके भेजेंगे, जिसे हम फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं, है ना। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि हमारा जो कंप्लीट पैकेट था उसे अब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सेंड करा जा रहा है। लेकिन अगर वो पैकेट का फॉर्मेट खराब हुआ, तो मेरे पास एक पूरा मैसेज था और अगर उसे मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि हर मैसेज आपस में लिंक्ड हो, ताकि वो फाइनली जब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो वो एक मीनिंगफुल मैसेज बना सके, वही मैसेज बनाए जो मैंने भेजा था। कोई भी चीज की जो लोकेशन है, जो उसकी पोजीशंस है, वो बदले नहीं, वो एक परफेक्ट मैसेज जैसा भेजा गया था वैसा ही रिसीव हो। तो ये पूरा कंसेप्ट चंक इनकोडिंग के जरिए मैनेज करा जाता है, जब आप पैकेट को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो। और अगर ऐसा करा गया है तो आपको ट्रांसफर इनकोडिंग हेडर देखने को मिलेगा, रिक्वेस्ट में भी देखने को मिल सकता है, रिस्पॉन्स में भी देखने को मिल सकता है। डिपेंड करता है कि बड़ी साइज का पैकेट छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके यानी चंक इनकोडिंग में बना के कौन सेंड कर रहा है। चंक इनकोडिंग मतलब और कुछ नहीं, इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सेंड करना है। आई होप लर्नर्स आप सभी को ये जनरल हेडर्स और हेडर्स की डेफिनेशन के बारे में समझ आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी है जैसे SSL हेडर्स, जिसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, SSL हेडर टेस्ट, जहां पर हम जाके हर वेबसाइट के हेडर्स को टेस्ट करते हैं। हम देखते हैं कि इस वेबसाइट में सारे हेडर्स सही है या नहीं है, क्या कोई इस वेबसाइट में ऐसा हेडर यूज हो रहा है जो इस वेबसाइट को कमजोर बना रहा है, या क्या कोई इस वेबसाइट में एक ऐसा हेडर मिसिंग है जिसकी वजह से वेबसाइट बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही है। ये सारे कंसेप्ट हम टेस्ट करते हैं, बट उस डेटा को समझने के लिए हमें हेडर्स के बारे में पता होना चाहिए। उम्मीद है आज का टॉपिक आप सभी को समझ आया होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके अलावा अगर आप में से कोई भी WCH वर्जन 3 में यानी WSCubeTech के कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप पावर्ड बाय AI में अगर आप में से कोई भी इनरोल होना चाहता है, जहां पे आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगी प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स के साथ में, AI के सपोर्ट से आप खुद को अपस्किल कर पाएंगे, अपनी एरर्स, अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व भी कर पाएंगे और ऑटोमेशन में भी ले जा पाएंगे। और साथ ही साथ आप लोगों के स्किल्स को चैलेंज करने के लिए आपको यहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ये सारी चीजें लाइव जूम क्लासेस में परफॉर्म होगी। इसके बारे में और जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा, जिसे फिल करके आप अभी रजिस्टर कर सकते हैं अपनी सीट के लिए और पोस्ट सेटिंग और डिटेल्स भी देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लर्नर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।